निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है और बढ़ता हुआ आज का चैनल है। आज हमारे साथ आए हुए हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और जयपुर से मंडल अध्यक्ष भी हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी, आपसे मेरा एक पर्सनल सवाल है, फिर अपन आएंगे दूसरे सवालों पे। पर्सनल सवाल ये है कि कल्याण जी, आपने कांग्रेस पार्टी को कब ज्वाइन किया और किस हैसियत से ज्वाइन किया था और आज आप किस मुकाम पे पहुंचे हुए? देखिए, मेरा कांग्रेस पार्टी से लगभग 40-45 साल पुराना नाता है जी। जब कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी और जी। कांग्रेस का हर क्षेत्र में, हर स्थान में नाम और काम हुआ करता था। तब से मैं बचपन से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और कांग्रेस के कई संगठनों में मैंने काम किया है। अभी एट प्रेजेंट मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मंडल अध्यक्ष सांगानेर से बना हुआ हूँ, जो ऑथेंटिक हमारे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी और टोडाश्री जी द्वारा बनाया गया है। उसका वर्तमान में मैं सांगानेर से दुर्गापुरा मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं भी इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं पार्षद का इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश करी, मगर पार्षद का टिकट नहीं मिल पाया और वो सीट चेंज हो गई, तो मैं वो नहीं लड़ पाया। मैं कांग्रेस के प्रति शुरू से ही कांग्रेस के विचारों से एक तरह से कह सकते हो कि कांग्रेस के विचारों से सहमत था। तो कांग्रेस ने देश के लिए वो काम किया है जो शायद ही कोई पार्टियां कर पा रही हैं। आजकल की पार्टियां सिर्फ ये कि जुमलेबाजी करती हैं और धरातल पे काम कम दिखाती है और देश के हित में काम नहीं करके अन्य लोगों को डिमोरलाइज करती है। आज बहुत सारी पार्टी हो गई, आप पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सब नेशनल पार्टी जो है, इसके साथ साथ में क्षेत्रीय पार्टी भी है। तो क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखती है और ये नेशनल पार्टी पूरे इंडिया में अपना वर्चस्व रखती है। तो ये जो पार्टी है, आजकल की राजनीति और पहले की राजनीति में मुझे बहुत फर्क लगता है। आजकल की राजनीति एक दुश्मनी निकालने वाली राजनीति हो गई, जिसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो किस आदमी ने क्या कहा, कब कहा, इसको कैसे डाउन किया जाए। पहले वाली पार्टियां या पहले वाली सत्ताधारी पार्टियां इस तरह की पार्टियां थी तो दुश्मनी नहीं निकालकर देश हित में काम करती थी और देश हित के लिए सोचती थी कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश के लिए कौन से नए नियम, नए कानून लागू किए जाए और देश की किस पे प्रोग्रेस हो सकती है, कैसे किया जा सकता है। अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है और बीजेपी की गवर्नमेंट सिर्फ अपने कुछ धनाढ्य लोगों को या अपने व्यवसायी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता का बहुत तारीफ कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, शिक्षा का अभाव है, इसके साथ साथ में क्रिमिनल या क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इनके बारे में कोई डिबेट नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, कोई चर्चा नहीं करता। कल्याण जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। क्राइम रेट कांग्रेस के समय में भी था, क्राइम रेट कांग्रेस के टाइम में भी था, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के टाइम में है। देखिए, क्राइम रेट हो सकता है कांग्रेस के टाइम पे भी हो और रहा होगा, क्योंकि जहां दो पार्टियां होती है क्राइम तो बढ़ता है और चलता है। बाकी आजकल जिस तरह का क्राइम है, आजकल जिस तरह का क्राइम है वो अलग है, क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने पर लगे हैं। ये अलग है, चोरी डकैती है, बदमाशियां है या फ्रॉड है, ये चीजें अलग होती। बाकी आजकल है कि धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जो देश के लिए भी ठीक नहीं है और मानवता के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने तो कांग्रेस तब ज्वाइन करी थी जब महात्मा गांधी कहा करते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यानी कि भगवान और अल्लाह दोनों का एक ही रूप और एक ही काम हुआ करता था। भाईचारे की चर्चा होती थी
और सब मिलके देश के उत्थान के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते थे। मगर अब जो है एक दूसरे की कमियां ढूंढते हैं, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में कमियां ढूंढती है और उन कम्युनिटियों को लेकर, उन कमियों को लेकर एक दूसरे को भड़काने का काम किया जाता है, जो मेरे हिसाब से गलत और नहीं होना चाहिए। क्योंकि देश हित में सबका सहयोग होना चाहिए और सबका सहयोग नहीं होगा तो देश हित नहीं होगा। क्योंकि कोई आदमी किसी काम में माहिर है, कोई आदमी किसी काम में माहिर है, और सब आदमी माहिर आदमी जब मिलते हैं एक बड़ा इवेंट होता है, बड़ा आविष्कार होता है। अकेला आदमी कोई आविष्कार नहीं कर सकता, अकेला आदमी देश नहीं चला सकता है। इसलिए सबको साथ लेकर चलने का वक्त है। और अगर हम सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हम पहले की तरह जो राजा रजवाड़ों में अलग अलग कम्युनिटीज होती थी, अलग अलग जो लोग बाग होते थे, आपस में लड़ते रहते थे, कमियां ढूंढते रहते थे, कोई स्थिति जी दोबारा नहीं होता है। इसलिए हमको चाहिए कि हमारी राजनीति में थोड़ा सा चेंजेज होना चाहिए। हमारी राजनीति देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए। क्योंकि एक जी राजा का काम होता है उसकी प्रजा सुखी रहे, संपन्न रहे और शिक्षित रहे। अगर प्रजा दुखी है, प्रजा संपन्न नहीं है, प्रजा शिक्षित नहीं है, तो वो राजा का राजा होना और नहीं होना बराबर है। जी इसलिए जी सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए हमारी शिक्षा पर। शिक्षा अगर होगी, बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो रोजगार भी मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो खुद का अपना कुछ काम करेगा और अपना टेक्निकल काम करके अपना गुजर बसर करेगा। और अगर शिक्षा ठीक से नहीं रही तो वही व्यक्ति अपना बल का दुरुपयोग करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, या फिर ये कि कहीं पे बदमाशी करेगा, चोरी डकैती करेगा और अपना पेट भरेगा और एक अपना घर बनाएगा। तो हम लोगों को गिरोह नहीं बनने देने हैं। हम लोगों को चाहिए कि हमारे देश कैसे सुरक्षित रहे, हमारा देश कैसे आगे प्रोग्रेस करे और हमारे आने वाली पीढ़ी उसको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए और हम दूसरे लोगों से क्यों पिछड़ रहे हैं। तो चिंता करने के लिए एक छोटा सा जापान है, एक छोटा सा कोरिया है, टोकियो है, ये इस तरह के देश है, छोटे छोटे देश है तो आज भी तकनीकी में हम लोगों से बहुत आगे है। हमारे देश की 1/4 जनसंख्या भी नहीं है वहां पर, उसके बावजूद हम लोगों को वहां से सामान इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमको इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि हम लोग बात क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास किन संसाधनों की कमी है, तो उनकी पूर्ति कैसे हो सकती है। छोटे छोटे कंट्रियों से हम किसी से कंडक्टर मंगवा रहे हैं, किसी से कोई सामान मंगवा रहे हैं, किसी से मिसाइल बनवाने का, किसी को और कुछ करने का, तो किसी से कुछ पार्ट्स मंगवा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आज हमारा देश विश्व में चौथे नंबर पर है और चौथे नंबर पे पॉपुलेशन में पहले नंबर पे है। हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। हमारी 144 करोड़ की जनसंख्या है और 144 करोड़ की जनसंख्या रहते हुए हम लोग बाग दूसरे लोगों के मोहताज रहे, दूसरे लोगों से इम्पोर्ट करें, तो वो गलत है। थोड़ा सा हीन भावना पैदा होती है कि हम इतने लोग बाग होकर एक 50 लाख आदमियों का एक देश है, उससे हम जी सामान मंगवा रहे हैं। जी 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 कल्याण बोलिए जी सर। जी कल्याण जी आज की राजनीति का स्तर, जैसा कि आपने बोला कि आज की राजनीति का स्तर गिर चुका है, तो मैं ये बिल्कुल। पूछना चाहता हूं कि राजनीति का स्तर किसने गिराया है? नेताओं ने गिराया है या जनता ने गिराया है या सामूहिक गिरा है? इसके बारे में कुछ स्पष्ट करें। देखिए, जनता का काम होता है वोट देना। जनता पहले जी भी वोट दे रही थी, आज भी वोट दे रही है। जी राजनीतिक स्तर गिराया है हमारे नेताओं ने, क्योंकि हमारी राजनीति में कुछ ऐसे ऐतिहासिक तत्व और कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं जिन्होंने जनता को गुमराह करके सत्ता काबिज कर ली है और वो जी धनाढ्य हो गए। वो हर चीज में पैसों में भी बलशाली है, अप्रोच में बलशाली है और गुंडागर्दी में बलशाली है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को वोट के थ्रू दूर करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि जो साफ छवि वाला आदमी हो, स्वच्छ आदमी हो, जिसके विचार स्वच्छ हो और जो साफ छवि हो, देश के लिए काम करने की इच्छा रखती हो, ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोग बाग पार्टियों में बढ़ जाते हैं, जनता जी किसी की नहीं होती। जीतने के बाद में एक ही प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री जो होता है वो सबका होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि जनता को सिर्फ वो देखना चाहिए कि आदमी कैसा है, उसका बैक रिकॉर्ड क्या है और वो देश के लिए या जनहित के लिए क्या कार्य कर सकता है। अगर जनहित के लिए वो बढ़िया कार्य कर सकता है
को वोट दे और उसको जिताए। और ऐसे लाखों लोगों को या ऐसे नेताओं को या ऐसे लोग बाग जो है कि जुमलेबाजी करके सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, फिर आपको मिलने भी नहीं आते, आपके दुख दर्द में आपको शामिल नहीं होते, तो वो ऐसे नेता नहीं है चुनने चाहिए हमको। क्योंकि जनता द्वेष का नहीं रखती, जनता बहुत सीधी होती है और जी एक सपनों बह जाती है। वो नेता लोग सपने दिखाते हैं और फिर बाद में उनके सपनों का हास करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जनता को सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, जुमलेबाजी में नहीं आए और ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए जो लोग बाग चांद पे रहने के सपने दिखाते हैं। क्योंकि चांद पे रहने के सपने जो दिखाएगा वो आपको धरातल पे भी नहीं लाएगा। आपको मरने में आपकी जो मूलभूत सुविधा है, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी कोई बात नहीं करता। रोटी कपड़ा और मकान की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उस व्यक्ति को चुने, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे ये कि किसी पार्टी से संबंधित हो। और खासतौर से जो इस तरह के लोग बाग हैं जिनका बैक रिकॉर्ड या पिछला रिकॉर्ड जो है ना खराब है, उन लोगों को तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा नियम बने, ऐसा कानून बने जिसके थ्रू जो है इनको टिकट ही नहीं मिले, इनकी जी इलेक्शन लड़ने की क्षमताएं खत्म कर दी जाए। तो एक जी जनता जी को एक जागरूक होकर इस तरह का एक कानून बनवाना चाहिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के कि जो क्रिमिनल जी लोग हैं, बदमाश आदमी है और जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो पैसों से बाहुबली से या गुंडा तत्व जो लेके पैदा हुए हैं, ठीक है तो उन लोगों को दूर करे, उन लोगों को इलेक्शन में नहीं जी आने दे और उन लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दे। तो हो सकता है करेक्ट शायद हमारे देश का भी भला हो, हमारी राजनीति का भी भला हो और हमारे जनता का भी भला हो और हमारा देश प्रोग्रेस करे। जी जी कल्याण जी, अब छोटा सा एक ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। हम छोटा सा एक जी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में आज गणेश चतुर्थी है, उस पे आपको थोड़ा सा बता सुख करता दुख हरता जी वार्ता, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव जय देव जय देव। जी कल्याण जी, जी तो अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ये बताएं कि जो नेता है किसी भी पार्टी का, मैं पार्टी के वाइज बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टी का अगर कोई नेता है तो हम जनता को किस तरह ये पता चलेगा कि ये नेता सही है, उसको वोट दिया जाए? क्योंकि एक नेता में क्या क्वालिटी होना चाहिए ये आप बताएं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है हमारे जिसे कहते हैं जो मीडिया जो चौथा स्तंभ है और जो इलेक्शन लड़ने का दावेदार है या इच्छुक है, उस व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास में और सार्वजनिक होना चाहिए कि उस जी आदमी ने पिछले 10 साल में 20 साल में क्या क्या काम किया है और क्या कर रहा है, एट प्रेजेंट उस पर कितने क्रिमिनल केस चल रहे हैं और उसका जी व्यवसाय क्या है। तो ये चीजें जी पब्लिक के सामने जाहिर होनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में उसको डालना चाहिए। तो ये कार्य जो है हमारा मीडिया कर सकता है, क्योंकि मीडिया के पास में हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रहता है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसके पास में जो भी तथ्य है वो फार्म करके देता है, उसमें अपना व्यवसाय डालता है, अपनी प्रॉपर्टी डालता है, अपने परिवार के बारे में डालता है, अपने बिजनेस के बारे में डालता है। तो वो सारी की सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, पब्लिक को पता लगनी चाहिए। साथ ही है कि कल्याण कहीं जी, पे एक जगह पर कल्याण जी, इतने ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होती हैं। कोई भी एक जी नेता अगर आता है चुनाव लड़ने के लिए तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में होता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि कुछ पढ़े लिखे लोग बाग पब्लिक डोमेन में जो होता है टैक्स कर लेते हैं, मिल जाता है। लेकिन जी मेरा मानना ये भी है कि एक सार्वजनिक जगह जो ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग बाग जाते आते हो, भीड़ भाड़ हो, तो वहां पर हर आदमी अगर 5 कैंडिडेट है तो 5 होर्डिंग्स लगनी चाहिए और 5 होर्डिंग्स में उनकी डिटेल होनी चाहिए। तो ये जो व्यक्ति जो है इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा ये है, उनकी एबिलिटी और क्वालिटी ये है, इन्होंने इनकी शिक्षा ये है, व्यवसाय ये है, ये रहने वाले कहाँ से है, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, तो उसके नीचे उनकी डिटेल होनी चाहिए, टोटल डिटेल, ताकि ये पब्लिक होर्डिंग्स को कौन लगाएगा? कल्याण जी, ये ये होर्डिंग्स कौन लगाएगा? देखिए, जी चुनाव आयोग अगर चाहे तो ये लोग कर सकते हैं।
जैसा कि फॉरेन में होता है, पब्लिक मीटिंग होती है, वहां पे पार्टी के कैंडिडेट्स को लाकर उनकी डिबेट करवाई जाती है। इससे पता लगता है कि कौन आदमी कितना एजुकेटेड है और कौन आदमी कितना देश का कुछ कर सकता है। तो ये चुनाव आयोग को कुछ इस तरह का खर्चा करना चाहिए जो कॉलोनियों में है, या फिर एक प्राइवेट बस स्टैंड है, या गवर्नमेंट बस स्टैंड है, या पेट्रोल पंप है, या सार्वजनिक पार्क है, वहां पर इन लोगों से संबंधित जानकारियां देनी चाहिए। क्योंकि हर आदमी पब्लिक डोमेन में जाकर सर्च नहीं कर सकता। वो वहां पर अगर घूमने जाता है तो वो देखेगा, अपना मानक बनाएगा कि कौन आदमी उसके लिए हित है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा बेटर है। तो ये नियम चुनाव आयोग जब इतना पैसा खर्च करती है तो उसमें थोड़ा सा एडिशनल ये पैसा और खर्च करे, भले ही से वो पैसा जो है ना कैंडिडेट से ही चार्ज करे, तो कैंडिडेट की सिक्योरिटी जमा होती है, उसमें से वो पैसा चार्ज कर सकते हैं। इसको पता लगना चाहिए, क्योंकि जीतने के बाद में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे हमको मालूम नहीं था, ये आदमी बदमाश है, हम लोग चाहते इसको वोट नहीं देते, इससे गलती हो गई। तो 5 साल तक लड़की को पसंद करता है। इसलिए पब्लिक डोमेन में होने के साथ साथ में सार्वजनिक जगह पर जो इलेक्शन करने का अधिकारी है या इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। और जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, क्षेत्र से संबंधित थाने की उसमें रिपोर्ट होनी चाहिए कि हाँ ये आदमी बेटर है, ठीक है, और इसमें कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है या कोई केस नहीं चल रहा है। तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि नेता अगर साफ छवि का आएगा, पढ़ा लिखा आएगा, एजुकेटेड आएगा, तो वो हमारे देश की तरक्की के बारे में सोचेगा। जी, ओवर टू यू। जी कल्याण जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या साफ छवि का जो नेता आएगा, क्या वो देश को तरक्की की तरफ ले जाएगा? इसकी गारंटी होती है क्या? देखिए, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो अच्छी सोचता है, उसकी सोच अच्छी होती है। वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला आदमी हमेशा क्रिमिनल चीजों के बारे में सोचता है। एक एजुकेटेड आदमी होता है तो वो आपकी शिक्षा की तरफ ध्यान देगा, आपकी देश की सुरक्षा के बारे में सोचेगा, आपके अच्छे बुरे के बारे में सोचेगा, आपकी सुविधाओं के बारे में सोचेगा, तो उससे देश का भला होगा। क्योंकि वो अगर मान लो कल्याण जी, एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। इस समय केजरीवाल साहब जेल में हैं और लाखों लाखों फाइलें पड़ी हुई हैं साइन करने के लिए। वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो एक बहुत बढ़िया नेता हैं, अगर उनको नेता कहा जाए तो बहुत बढ़िया नेता हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत काम किया है। दिल्ली में ये फ्री, वो फ्री, बहुत कुछ फ्री किया है। आज की जनता जो है 140 करोड़ जनता को यही चाहिए, उसको सब कुछ फ्री चाहिए, उसको कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या आप केजरीवाल तरह के नेताओं को आप समर्थन करते हैं? देखिए, मैं फ्री की चीजों से समर्थन नहीं करता जी, मगर केजरीवाल जी अगर फ्री दे रहे हैं और फिर भी दिल्ली प्रॉफिट में है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो पब्लिक कल्याण जी, आप मुझे बताइए, प्रॉफिट में कहाँ है? दिल्ली में इतना पानी पानी त्राही हो गया कि आपने देखा होगा। पहले तो पानी के लिए तरस रहे थे, उसके बाद ऊपर से भगवान ने इतना पानी दे दिया कि पानी निकासी का कोई नहीं है। हर चीज एकदम तालाब बना पड़ा है। और फ्री की जहां तक बात है, इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे नहीं है उसको चुकाने के लिए, और वो डेप्थ में जा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पैसे नहीं है, मैं ये नहीं मानता। जब हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, फ्री में आप गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है सर? तो वो भी तो उसको सोचना चाहिए ना। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जी दवाई फ्री दे रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एक गरीब आदमी को जो रहने के लिए है, लाइट के लिए है, स्वास्थ्य संबंधी है और शिक्षा संबंधी है, तो ये उसकी आवश्यकता है, गरीब आदमी की आवश्यकता है। अगर वो फ्री दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे। और हमारे मोदी जी 5 किलो राशन देके 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगाए हुए हैं, तो वो भी बेटर नहीं है। क्योंकि ये 5 किलो राशन की बजाय आप आदमी को एजुकेशन दो, उसको हाथ का हुनर सिखाओ, उसको टेक्निकल काम दो, उसको रोजगार से संबंधित कुछ काम दो, उसको तो बेटर होगा। बात इसकी है कि हम आज 80 करोड़ लोगों को ये राशन देंगे, अगले 5 साल तक घोषणा कर दी और हम बैठ के ताली बजाते,
ये भी ठीक नहीं है। यही डर जी हम लोगों को बहुत पीछे ले जाएगा। हम जो जी बाग पिछड़ रहे हैं, हमारे लोग बाग जो है, देश के लोग बाग पिछड़ रहे हैं, और जो अच्छे एजुकेटेड आदमी है, जो पैसा खर्च करके कोई डॉक्टर बन गया, अच्छा इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, वो लोग बाग देश छोड़ के जा रहे हैं। ये हमारी विडंबना है। जी मैं जी आपको रिसेंटली बता दूं कि अभी एक नई न्यूज आई है जी कि हमारे जितने भी रिसर्च जो है, रिसर्च जो करते हैं, वो पब्लिक के लिए होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने उसको भी व्यवसाय मान लिया है और उस पर जीएसटी लगा दी, तो जो रिसर्च हो रहा है उस पर जीएसटी लगाओगे तो रिसर्च पे कौन जाएगा? वो आदमी रिसर्च करेगा किसी चीज के बारे में? क्योंकि रिसर्च एक दिन का काम नहीं है, रिसर्च में सालों लगती है। कई कई बार तो 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं रिसर्च करने में। और जो आदमी 15 साल खराब करेगा, टैक्स भी देगा, तो कोई बेवकूफ नहीं है। वो अपने बच्चों को रिसर्च में क्यों डालेगा? इसलिए ठीक है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जी। ठीक है कल्याण जी, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूं। अगर जी आपको कांग्रेस टिकट देती है कि आप आए और जनता की सेवा करें, हम आपको एक प्रतिनिधि बना रहे हैं, यानी कांग्रेस अगर आपको बोलती है, तो क्या जी आप उसको एक्सेप्ट करोगे? आप कांग्रेस के नेता बनना चाहोगे? देखिए, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस का नेता बनूं, मगर मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल इलेक्शन लड़ना आसान नहीं रहा। आसान इसलिए नहीं रहा, इसमें आदमी को साम दाम दंड भेद वाली नीतियां अपनानी पड़ती है, और वो एक ठीक है मेरा जैसा साधारण आदमी वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि न मेरे पास आर्थिक सक्षम हूँ, मैं अर्थ में न बाहुबली में सक्षम हूँ, और न ही मैं साम दाम दंड भेद अपना सकता। इसलिए मैं शायद कांग्रेस के लिए एलिजिबल आदमी नहीं हूँ, और मैं ठीक चाहते हुए मैं कांग्रेस का नेता या ठीक कांग्रेस के लिए नहीं लड़ सकता ठीक जी। है ठीक है कल्याण जी, आपसे एक जाति सवाल पूछना चाहता हूं मैं। अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर अगर बना दिया जाए, तो वो 5 काम बताइए जो आप देश सुधारने के लिए करेंगे। वो 5 काम। देखिए, मेरे को क्या है कि एक ये सपना सा लगता है, और एक दिन में आदमी कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये पिक्चरों वाला काम नहीं है जो एक नहीं अनिल कल्याण कपूर जी, पिक्चर। अगर आप ऑर्डर देंगे, आप जी, प्रधानमंत्री के पोस्ट पे आ गए हैं और आपने अगर ऑर्डर दिए हैं, तो वो वर्कआउट होगा। और आप वो मेरा तो क्या कल्याण जी सबसे पहला काम यही होगा कि मैं राजनीति और धर्म दोनों को अलग करूंगा। जी राजनीति अपनी जगह हो और धर्म अपनी जगह हो। ठीक तब है दूसरा कार्य होगा शिक्षा से संबंधित, कि शिक्षा को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की दशा जो है उसको कैसे सुधारी जाए, और हमारे गांवों में जो हमारे छोटे छोटे कर्णधार, जो हमारे देश के कर्णधार जो कर रहे हैं, वो आगे जी कैसे बढ़े, तो मैं जी चाहूंगा कि उनको मिले। तीसरा जी ये है कि चाहूंगा कि हर लोगों को रोजगार मिले, और वो रोजगार से वंचित नहीं हो, चाहे वो जी मनरेगा हो, चाहे अन्य कोई किसी कारणवश हो, बाकी उनको काम मिलता रहे। चौथा जी ये है कि उनको रहने की सुविधा हो, उनको छत जो है ना मिल सके, और उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। तो मेरे 5 काम ऐसे, अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो मैं 5 काम सिर्फ यही करूंगा कि हमारी शिक्षा ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक हो, रहने के लिए जगह हो, रोजगार हो, और हम स्वस्थ रहें। ये 5 काम जी करके हो सकता है शायद मैं देश का भला कर सकूं। मेरी तो जी कामना यही है जी। ठीक है कल्याण जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको भी ज्ञात होगा कि इस समय वेस्ट बंगाल में आग लगी हुई है। जी एक छोटा सा केस हुआ है, बिटिया डॉक्टर के साथ रेप हुआ 8 अगस्त को जी 2024 को, और आज जी वहां पे आग लगी हुई है। तत्व मिटाए जा चुके हैं, लेकिन वहां पे रोज नई नई थ्योरी सामने आ रही है। आप भी देखते होंगे, आप भी सुनते होंगे। जी आज भी संदीप घोष को जेल के अंदर डाल दिया गया है और उसको काफी गहन पूछताछ हो रही है। 20-25 लोग और उसमें अटैच हो रहे हैं सीबीआई के थ्रू। मैं आपसे ये जी पूछना चाहता हूं, इस स्टेज पे चीफ जी मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल को क्या करना चाहिए? देखिए, इस स्टेज पे चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल को शक्ति अपनानी चाहिए, और जो क्रिमिनल है
उनको अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल किसी के नहीं होते और वो किसी जात से भी नहीं होते, किसी पार्टी से भी नहीं होते। और कल्याण जी, क्रिमिनल इज डिफरेंट थिंग। ये तो जघन्य अपराध किया है उसने, एक बिटिया का बिल्कुल रेप किया है, जघन्य जी अपराध है। जी। ये तो ये क्रिमिनल तो नहीं है, ये क्रिमिनल से भी ऊंची सोच है इसकी। मैं आपकी जी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं इसकी पूर्ण जी भर्त्सना करता हूँ। और साथ जी ही मैं चाहता हूँ कि जो हमारी मुखिया है, जो वहाँ की मुख्यमंत्री है, जी जी इसके ऊपर सख्त सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए और निष्पक्ष करनी चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ में हुआ है, कल किसी और के साथ में हो सकता है। इसलिए जो मुखिया जो होती है या मुख्यमंत्री जो है देश की, वेस्ट बंगाल की, उनको थोड़ा सा विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को इस तरह के पनिश देने चाहिए जिससे दूसरे लोग बात पनिश नहीं कर सके या इस तरह का काम नहीं कर सके या उनको सबक जी मिल सके। तो मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और बहुत जल्दी मिले जी और थ्रू मिले। जी जी कल्याण जी, चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं। हमारी देश की बिटिया और औरतें यानी जी। लेडीज कब सुरक्षित होंगी? यानी अभी भी उसको टाइम लगेगा सुरक्षा देने में क्या? देखिए, जब तक हमारी मानसिक सोच जो है ठीक नहीं होगी, तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि हम लोग आगे कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और फिर स्कूलों में छोटी बच्चियों के साथ में व्यभिचार करते हैं, हॉस्पिटल में नर्सों के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में व्यभिचार करते हैं। तो नारों से या जुमलों से कोई देश नहीं चलता है। आदमी को अपनी जी सोच बदलनी चाहिए और सोच बदलेगी तो देश बदलेगा और देश बदलेगा तो ये सुरक्षित रहेगी। मेरा जी तो मानना यही है कि सबसे पहले आदमी को अपनी सोच बदलनी चाहिए और जी ऐसा जो करता है उसके लिए कड़े से कड़े कानून होने चाहिए। जी जी कानून तो कड़े से कड़े बनते हैं, लेकिन सोच भी अच्छी रखनी चाहिए। आप सोच किसको कहते हैं? क्या जो इंसान आज धरती पे आया है उसमें से कुछ ही गलत लोग हैं जिनकी सोच ये होती है कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उस माँ को वो भूल जाते हैं, उस बिटिया जी में वो माँ है, बहन है, वो सब चीज भूल जाते हैं। और उनका जी। यही ध्येय रहता है कि किस तरह से हम इस बिटिया की या बहू की या औरत की इज्जत लूटे। ऐसे लोग जो मानसिकता रखते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके बारे में क्या होना चाहिए? यानी कि यहाँ पे सख्त से सख्त कानून क्या होना चाहिए इंडिया में ऐसे सोच देखिए, विचार वाले लोगों को? जितने भी हमारे अ, जो संसाधन है, जी हॉस्पिटल है या अन्य कोई जो जगह है, वहां पर जी सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग क्या ऐसे लोगों को पनाह देते हैं और स्वार्थवश ऐसे लोगों को वहां की एंट्रियां दे दी जाती है जो इस तरह का सोच रखते हैं। क्योंकि ये लोग क्या है कि जैसे ह्यूमन ऑर्गन वगैरह बेचना करना है या अन्य किसी प्रकार का काम करना है या फिर ये कि नशेड़ी होते हैं, तो ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। और ये जो परमिशन, ये परिसर है, उसमें इन लोगों की एंट्री बिल्कुल बैन होनी चाहिए। सख्त जो है वहां पर यह है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारी बहन बेटी है, डॉक्टर है, नर्सें हैं या अन्य कोई महिला है जो नाइट शिफ्ट में रहती है या डे शिफ्ट में रहती है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को प्रबंध करना चाहिए। और अनावश्यक इस तरह के लोग जो बेवजह हॉस्पिटल में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं या ड्रग जी पेडलर है या अन्य काम करते हैं, तो उन लोगों को शिनाख्त करके उनको अरेस्ट करना चाहिए और बंद करके उनको पनिश करना चाहिए। जी जी कल्याण जी, ये तो थे हमारे साथ कल्याण जी जो कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से, सांगानेर से। और उन्होंने बताया, अपनी जीवन बताई और लोगों के बारे में बताया क्या वो सोच रखते हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपना इंटरव्यू दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, थैंक यू जय भारत। सर। जय भारत सर। थैंक यू सर।